अम कल्पना कीजिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और एक ऐसी शांति जो हमारे शहरों की भागदौड़ से बहुत दूर है। बिल्कुल। लोग वहाँ जाते इसलिए ताकि एक नेचुरल ब्यूटी के बीच थोड़ी आज़ादी महसूस कर सकें। हाँ, लेकिन सोचिए, इस शांति के बीच अचानक एक एक बिल्कुल अलग तरह का दृश्य सामने आता है। एक पर्यटक अपने परिवार को घोड़े पर बिठाने से पहले अपना स्मार्टफोन निकालता है और उस घोड़े वाले के गले में लटके एक डिजिटल कार्ड को स्कैन करता है। और बस 1 सेकंड में। हाँ, 1 सेकंड में उस घोड़े वाले का पूरा पुलिस रिकॉर्ड, उसका नाम, पता सब स्क्रीन पर आ जाता है। मतलब प्राकृतिक शांति और हाईटेक डिजिटल निगरानी का ये कैसा अजीब सा लेकिन बेहद दिलचस्प संगम है। सही बात है। और ये अब कोई कल्पना नहीं है, ये जमीनी हकीकत बन चुका है। आज के इस गहरे विश्लेषण का केंद्र यही नई व्यवस्था है। हम्म। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत हिंदी समाचार रिपोर्ट है जिसकी हेडलाइन है अब क्यूआर कोड बताएगा असली और नकली की पहचान। हाँ, ये हेडलाइन सच में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। एकदम। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम डिजिटल सुरक्षा या क्यूआर कोड को सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन शॉपिंग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन यहाँ पहलगाम में टेक्निक का इस्तेमाल इंसानों की शारीरिक सुरक्षा और पहचान के लिए हो रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस गहरे विश्लेषण का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे डिजिटल सर्वेलेंस किसी सेंसिटिव टूरिज्म स्पॉट पर सुरक्षा के तरीके को पूरी तरह बदल रही है। बिल्कुल। और हम इस स्रोत में दी गई जानकारी का एकदम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये देखना है कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे कर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है और वहाँ के आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि पहलगाम प्रशासन ने जमीनी स्तर पर बदलाव किया क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ के लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक क्यूआर कोड बेस्ड पहचान प्रणाली शुरू की गई है। अच्छा, उसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सिर्फ एक या दो तरह के लोग नहीं हैं, लगभग हर वो इंसान जो पर्यटकों के संपर्क में आता है, जैसे पोनी यानी खच्चर चलाने वाले, लोकल फोटोग्राफर्स, फेरी वाले, हॉकर्स वगैरह। हाँ हॉकर्स, और यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से जो वहाँ घाटी में आकर काम कर रहे हैं, वो वेंडर्स भी इसमें शामिल हैं। वाह, मतलब ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता समझना बहुत जरूरी है लोगों को। ये कोई आम ऑनलाइन फॉर्म भरने जैसा नहीं है। एक पहाड़ी इलाके में जहां हजारों असंगठित मजदूर काम करते हैं, उन सबको एक डिजिटल छतरी के नीचे लाना एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती है। हाँ, वहाँ नेटवर्क का भी इशू होता होगा कई बार। वही तो। और पुलिस ने हर एक रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर की बैकग्राउंड की बहुत गहराई से जांच की है। हाँ। हर व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला गया है, पहचान पुख्ता की गई है, और इस पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें वो पर्सनल क्यूआर कोड दिया गया है। और मैंने स्रोत में पढ़ा, जो डेटा इस एक छोटे से क्यूआर कोड के अंदर डाला गया है ना, हाँ। वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, काफी डिटेल में है। मतलब जब कोई टूरिस्ट स्कैन करता है तो सिर्फ नाम नहीं आता, उसका पूरा नाम, उसके माता पिता का नाम यानी पेरेंटेज, परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर, आधार नंबर, और तो और प्रशासन का रजिस्ट्रेशन नंबर और पुलिस वेरिफिकेशन की ताज़ा स्टेटस सब सामने आ जाती है। और इसमें एक और बहुत दिलचस्प जानकारी होती है। क्या? उनके काम करने का निर्धारित राउट। ओह। हाँ, मतलब वो इंसान किस रास्ते पर अपने सर्विस दे सकता है, ये भी उसमें पहले से तय है। ये तो कमाल की बात है। ये जो निर्धारित राउट वाली बात है ना, ये सुरक्षा के नजरिए से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? देखिए, पहाड़ी इलाकों में ना पगडंडियों का एक पूरा जाल बिछा होता है। ओके। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे रास्ते पर मिलता है जो उसके क्यूआर कोड वाले राउट से मैच नहीं करता, तो वो तुरंत एक रेड फ्लैग बन जाएगा। एकदम सही। ये सिर्फ पहचान का मसला नहीं बचा अब, ये उनकी मूवमेंट को ट्रैक और लिमिट करने का एक बहुत ही सटीक तरीका बन गया है। अगर मैं इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाने के लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए वो ब्लू टिक होता है। हाँ, बहुत सही कंपैरिजन है। मतलब जब इंटरनेट पर हम किसी अनजान इंसान के आगे ब्लू टिक देखते हैं, तो अंदर से एक साइकोलॉजिकल भरोसा पैदा होता है कि हाँ, ये इंसान असली है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये ब्लू टिक किसी वर्चुअल दुनिया के लिए नहीं है, ये असल जिंदगी में किसी अनजान पहाड़ी रास्ते पर आपकी शारीरिक सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। एक टूरिस्ट जो शायद हजारों किलोमीटर दूर से आया है,
उसको जो सुकून मिलेगा एक वेरीफाइड इंसान के साथ होने पर, उसको शब्दों में तो नहीं समझाया जा सकता। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि इस पूरी प्रणाली ने सुरक्षा के बेसिक स्ट्रक्चर को ही पलट दिया है। मतलब? इसे हम विकेंद्रीकृत सत्यापन या डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन कह सकते हैं। अभी तक क्या होता था, सुरक्षा का पूरा दौरोमदार सिर्फ पुलिस या आर्मी पर होता था। हाँ, वही बैरिकेड लगाना, आईडी चेक करना। बिल्कुल, ये सब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का हिस्सा था जहां पावर सिर्फ उनके पास थी। लेकिन इस टेक्निक ने क्या किया, उसने वो चेकिंग की पावर सीधे कंज्यूमर यानी एक आम टूरिस्ट के हाथ में दे दी है। ये एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। सोचिए, जब एक टूरिस्ट मोबाइल से स्कैन कर रहा है, हाँ, तो वो सिर्फ अपनी तसल्ली नहीं कर रहा, हाँ, बल्कि वो उस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बन गया है। हाँ, प्रशासन ने तो हजारों टूरिस्ट्स को जाने अनजाने में ही सही सुरक्षा जांचकर्ताओं की एक पूरी फौज में बदल दिया है। बिल्कुल। और यही इस डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन की असली ताकत है। एक टूरिस्ट स्पॉट पर पुलिस हर गली या हर पहाड़ी मोड़ पर तो नहीं खड़ी हो सकती ना। हाँ, नामुमकिन है वो तो। लेकिन टूरिस्ट हर जगह होते हैं। तो जब सैकड़ों टूरिस्ट रोजाना अलग अलग जगहों पर इन कोड्स को स्कैन करते हैं, तो एक ऐसा रियल टाइम डेटाबेस बनता चला जाता है जिसे भेद पाना लगभग असंभव है। असंभव लगता तो है, लेकिन देखिए, इतनी बड़ी डिजिटल संरचना ना ऐसी ही रातों रात लागू नहीं होती। हाँ, बिना किसी ठोस वजह के प्रशासन इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। वही, कोई भी प्रशासन इतनी जटिल प्रणाली बिना किसी बड़े और शायद किसी बहुत दुखद कारण के नहीं बनाता। और हमारी जो स्रोत सामग्री है, वो उस काले अध्याय को बहुत सफाई से सामने रखती है, जिसने इस बदलाव को जन्म दिया। हाँ, रिपोर्ट में ना एक भयानक आतंकी हमले का जिक्र है, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था। और वो घटना असल में इस पूरे सिक्योरिटी ओवरहॉल का केंद्र बिंदु है। पहलगांव में एक बैसरन का मैदान है, जिसको लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं शायद। हाँ हाँ वही, वहां ये हमला हुआ था। और उस एक हमले में 25 पर्यटकों और एक लोकल नागरिक की जान चली गई थी। ओह, 26 लोगों की मौत। ये किसी भी व्यवस्था को झकझोरने के लिए काफी है। ये पता लगाने के लिए कि आखिर चूक कहाँ हुई, तो सुरक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी और खतरनाक खामी सामने आई। और अगर मैं उन जांच के नतीजों को ठीक से समझ पा रही हूँ, तो खामी ये नहीं थी कि हमलावर किसी घने जंगल से या बॉर्डर क्रॉस करके अचानक आ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं था। असल समस्या ये थी कि अनअधिकृत और खतरनाक लोग बहुत आसानी से उन लेजिटिमेट सर्विस प्रोवाइडर्स की भीड़ में घुल मिल गए थे, जो वैसे भी टूरिस्ट के आसपास ही रहते हैं। हाँ, मतलब एक भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट पर जहां सैकड़ों लोकल्स अपने घोड़े या कैमरा लेकर घूम रहे हैं, वहां किसी भी असामाजिक तत्व के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान हो जाता है। एकदम। इसी को सुरक्षा की भाषा में कैमोफ्लाज या छलावरण कहते हैं। अच्छा, कैमोफ्लाज। हाँ, मतलब अपराधी ने कोई अलग सा गेटअप नहीं लिया था, बल्कि उसने एक आम मजदूर या वेंडर का रूप धारण कर लिया था। अब जब कोई खतरनाक व्यक्ति एक सिंपल फोटोग्राफर बनकर घूमेगा, तो बाहर से देखकर ये पहचानना तो नामुमकिन है ना कि कौन रोजी रोटी कमाने आया है और कौन जान लेने। हाँ, चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है। वही तो, ये जो क्यूआर कोड सिस्टम है, ये इसी कैमोफ्लाज को तोड़ने पर एक सीधा प्रहार है। यहाँ मैं थोड़ा सा पुशबैक देना चाहूंगी। बोलिए। क्योंकि ये सवाल ना इस गहरे विश्लेषण को सुनने वालों के मन में भी पक्का आ रहा होगा। हाँ, क्या महज एक क्यूआर कोड इतने बड़े आतंकी खतरे को सच में रोक सकता है? मतलब आखिरकार ये है क्या? प्लास्टिक या कागज पर छपा एक डिजिटल स्टिकर ही तो है ना? हाँ, देखने में तो वैसे ही लगता है। तो आज के टाइम में जब टेक्निक इतनी एडवांस हो गई है और जल्लासाज इतने शातिर हैं, तो क्या कोई भी आराम से एक नकली क्यूआर कोड नहीं बना लेगा? क्या एक मामूली सा स्टिकर किसी पक्के अपराधी को रोक पाएगा? देखिए, अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। किसी को भी लगेगा कि इसकी कॉपी बन जाएगी। हाँ, लेकिन असल में वो जो स्टिकर है ना, वो उस पूरी प्रणाली का महज एक बाहरी आवरण है, एक आउटर शेल। असली मजबूती उस स्टिकर में नहीं, बल्कि उस बैकएंड डेटाबेस में है जिससे वो जुड़ा हुआ है। ओह, समझ गई। अगर कोई अपराधी एकदम असली दिखने वाला नकली क्यूआर कोड प्रिंट भी करवा ले, तो भी उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा जैसे ही कोई टूरिस्ट उसको स्कैन करेगा। क्योंकि स्कैन करते ही वो कोड उस सर्वर से जानकारी मांगेगा ना, जहां सारा डेटा रखा है। बिल्कुल। और क्योंकि वो नकली कोड उस पुलिस डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो स्कैन होते ही मोबाइल स्क्रीन पर जानकारी आने के बजाय इनवैलिड या एरर दिखाएगा। एकदम। और उसी पल उस व्यक्ति का वो जो कैमोफ्लाज था वो टूट जाएगा
और वो बेनकाब हो जाएगा। और इसके अलावा रिपोर्ट में एक और बहुत अहम जानकारी है, प्रशासन सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट्स के भरोसे नहीं बैठा है यहाँ पर। अच्छा, और क्या किया है उन्होंने? सुरक्षा बलों ने पहलगाम में 18 ऐसे संवेदनशील बिंदुओं या वल्नरेबल पॉइंट्स की पहचान की है जहां से हर हाल में लोगों को गुजरना ही पड़ता है। मतलब ये वो चेक पॉइंट्स या रास्ते होंगे जो भौगोलिक रूप से कुछ इस तरह बने हैं कि आप उनको बाईपास नहीं कर सकते। हाँ जैसे कोई पतला सा पुल हो गया या किसी घाटी का मेन एंट्रेंस गेट। हाँ, इनको सिक्योरिटी की भाषा में चोक पॉइंट्स कहा जा सकता है। तो इन 18 वल्नरेबल पॉइंट्स पर इस क्यूआर कोड सिस्टम को बेहद सख्ती से लागू किया गया है और वहां लगातार सुरक्षा बलों की निगरानी भी रहती है। ये डबल सिक्योरिटी हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने डिजिटल टेक और जमीनी स्तर पर फिजिकल चेक इन दोनों का एक ऐसा हाइब्रिड ढांचा खड़ा कर दिया है जिसने अपराधियों के लिए कोई लूपहोल नहीं छोड़ा है। चलिए, सुरक्षा और उसके मैकेनिज्म को तो हमने काफी डिटेल में समझ लिया। अब इस चर्चा का रुख ना एक ऐसे पहलू की तरफ करते हैं जो अक्सर ऐसी बहस में पीछे छूट जाता है। कौन सा पहलू? वो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, इकोनॉमी एंड ट्रस्ट, मतलब अर्थव्यवस्था और विश्वास। क्योंकि देखिए, टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने का नाम नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आजीविका का, उनकी रोजी रोटी का इकलौता साधन होता है। ये सच में एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि जब भी किसी जगह पर सर्वेलेंस या निगरानी बढ़ती है तो उसका सीधा असर वहां के सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ता है। हाँ। इस नए सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ क्राइम रोकना थोड़ी है, बल्कि उस पूरे इलाके में एक सेफ माहौल बनाना है। और इस सेफ माहौल का सीधा फायदा वहां के लोकल बिजनेस को ही तो मिलेगा। और यहाँ आकर बात ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दुनिया भर में देखिए, जब भी डिजिटल सर्वेलेंस या प्राइवेसी की बात उठती है तो अमूमन जनता इसका भारी विरोध करती है। हाँ, कोई नहीं चाहता कि उस पर नजर रखी जाए। वही ना, कोई नहीं चाहता कि उसका पर्सनल डेटा सरकार के पास रहे या उसकी हर मूवमेंट ट्रैक हो। लेकिन हमारी जो स्रोत सामग्री है वो यहाँ एक बिल्कुल ही विपरीत कहानी बता रही है। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ कहती है कि जो वहाँ के लोकल टूरिज्म यूनियंस हैं हाँ। और जो मजदूर हैं, उन्होंने इस क्यूआर कोड वाले कदम का जोरदार स्वागत किया है। मतलब ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है ना। जिनकी निगरानी हो रही है वही लोग इसको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। इस विरोधाभास के पीछे एक बहुत ही कड़वी जमीनी हकीकत छुपी है। वो क्या? लोकल लोगों और खासतौर पर टूरिज्म यूनियंस का ये मानना है कि जब कोई बाहरी अपराधी आकर उनके बीच कोई घटना अंजाम देता है तो उसकी सजा पूरे पहलगाम को भुगतनी पड़ती है। हाँ, बदनामी तो पूरे जगह की होती है। बिल्कुल। एक बुरी खबर आई नहीं कि अगले कई महीनों तक सारी होटल बुकिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, बाजार सुनसान हो जाते हैं। और सोचिए, उस ईमानदार घोड़े वाले या उस फेरी वाले के घर में चूल्हा तक नहीं जलता, जिसका उस अपराध से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये तो सीधे सीधे उनकी आजीविका के अस्तित्व की लड़ाई है, मतलब सर्वाइवल की बात है। वही तो इसका मतलब उनके लिए ये क्यूआर कोड उनके गले में पड़ा कोई सर्वेलेंस का बोझ नहीं है, बल्कि उनकी ईमानदारी और उनके सेफ होने का एक डिजिटल सर्टिफिकेट बन गया है। एकदम सही कहा। और इसीलिए वो खुशी खुशी इसका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रणाली का मेन गोल फ्रॉड को रोकना और आने वाले टूरिस्ट के लिए एक सेफ माहौल तैयार करना है। लोकल लोगों को ये बात अब समझ आ गई है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से उनकी इमेज खराब होती थी। अब इस क्यूआर सिस्टम के जरिए वो उन टूरिस्ट का ट्रस्ट वापस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद उस हमले के डर से कश्मीर आने से घबराने लगे थे। और इस पूरी कावयाद में एक और चीज है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या? इसकी टाइमिंग। अच्छा, हाँ। रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर हाईलाइट किया गया है कि ये जो सिस्टम है ना, ये पिछले साल हुए उस दर्दनाक हमले की पहली बरसी यानी 22 अप्रैल से ठीक पहले लागू किया गया है। मुझे नहीं लगता ये कोई महज संयोग हो सकता है। नहीं, ये टाइमिंग बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। ऐसी हाई रिस्क टूरिज्म जोन्स में, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में, प्रशासन का ये कदम एक बहुत ही क्लियरली डिफाइंड मैसेज दे रहा है। कैसा मैसेज? ये प्रशासन की तरफ से पूरे देश और दुनिया के टूरिस्ट को एक सिग्नल है कि भाई हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुके हैं। ठीक बरसी से पहले इसको लागू करके एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और टूरिज्म के लिए कंप्लीटली रेडी है। क्योंकि आखिर में देखा जाए तो टूरिज्म की दुनिया में जो सबसे बड़ी करेंसी होती है वो विश्वास ही तो होती है ना। बिल्कुल। अगर किसी पर्यटक को लगता है कि वो सुरक्षित घूमकर वापस अपने घर लौटेगा, तभी तो वो अपनी यात्रा प्लान करेगा। और ये जो डिजिटल पहचान है, ये उसी टूटे हुए विश्वास को वापस जोड़ने का काम कर रही है। और इससे एक बड़ा और जरूरी सवाल भी खड़ा होता है। हाँ जी। कि क्या इस तरह का मॉडल सिर्फ एक पहलगाम या एक टूरिस्ट स्पॉट तक ही सीमित रहेगा,
या फिर ये हमारे आने वाले फ्यूचर की सिक्योरिटी सिस्टम्स का एक बेसिक खाका तैयार कर रहा? सोचने वाली बात है। पहलगाम का ये प्रयोग ये साफ दिखाता है कि जब ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन और टेक कंट्रोल को सही ढंग से ग्राउंड पर लागू किया जाता है तो वो ना सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाता है बल्कि आम समाज का ट्रस्ट भी जीत लेता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो इस स्रोत सामग्री का निचोड़ यही है कि ये जो डिजिटल फर्स्ट सर्वेलेंस है ये अब कोई साई-फाई भविष्य नहीं रहा, ये हमारा वर्तमान है। गई है इस बात की कि आने वाले समय में दुनिया भर के सेंसिटिव इलाकों में सुरक्षा आखिर काम कैसे करेगी। ऐसी जगहों पर जहां इंफॉर्मेशन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी और जो कंट्रोल की ताकत है वो सिर्फ किसी पुलिस स्टेशन की चार दीवारी में कैद न रहकर एक आम इंसान के स्मार्टफोन तक पहुंच जाएगी। हाँ, और इस विश्लेषण से ये भी तो निकल कर आता है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी, मतलब आपकी सुरक्षा और आपकी रोजी रोटी, किस कदर एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल। कर उन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पूरी तरह सक्सेसफुल रहा तो ये ऐसी हर उस जगह के लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा जहाँ भारी भीड़ और सिक्योरिटी थ्रेट्स एक ही जगह मौजूद होते हैं। सही कहा। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं इस स्रोत सामग्री से जुड़ा एक ऐसा विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जो शायद इसको सुनने वालों को थोड़ा आगे सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत बड़ा विचार निकल कर आता है। आज पहलगाम में एक टूरिस्ट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके जाने अनजाने में ही सही एक फ्रंटलाइन सिक्योरिटी ऑडिटर यानी सुरक्षा जांचकर्ता का काम कर रहा है। लेकिन सोचिए क्या होगा जब ये कंज्यूमर लेड सर्वेलेंस यानी उपभोक्ता संचालित निगरानी हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह उतर आएगी। मतलब शहरों में भी। हाँ, जरा सोचिए किसी बड़े शहर में कैब चलाने वाले ड्राइवर से लेकर रात को आपके घर खाना डिलीवरी करने वाले व्यक्ति तक, क्या आने वाले भविष्य में टेक्निक के जरिए हर आम नागरिक जाने अनजाने में एक अनौपचारिक सिक्योरिटी एजेंट बन जाएगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या पता आने वाले कल में समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे को डिजिटली वेरीफाई कर रहा हो और हम सब बिना सोचे समझे एक बहुत बड़े अदृश्य सुरक्षा जाल का हिस्सा बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की एक नई तस्वीर पेश करता है जिस पर और ज्यादा सोचने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।